अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान यूएस रिलेशन। और ये टॉपिक वैसे तो अगर आप सर्च करें तो इस पर आपको अनलिमिटेड डाटा मिल जाता है, हिस्टोरिकल भी प्रेजेंट भी। लेकिन ऐसा है, मैंने देखा है कि एक फॉर्मल फॉर्म में, एक एसे की फॉर्म में, एक क्वेश्चन की फॉर्म में, या जैसे एक सीएसएस या पीएमएस एस्पायरेंट को जिस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है उस फॉर्म में आपको बहुत रेयरली कोई डाटा मिलता है इन रिलेशंस के टॉपिक पे। तो जैसा कि मैंने पहले भी ब्रीफ किया था कि मेरा ये चैनल उन कैंडिडेट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है हु आर एट द बिगिनिंग ऑफ देयर जर्नी। सो इनिशियली सबसे ज़्यादा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड बच्चों के लिए ये होता है कि डाटा अवेलेबल होता है बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट विच पॉइंट्स एंड विच पर्सपेक्टिव्स दे नीड टू इंक्लूड इन देयर क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि अगर उनको इस तरह के कोई सैम्पल्स या वीडियोस या टॉपिक्स कवर करके दे दिए जाएं सो दे दे बिकम वेरी हेल्पफुल। तो मैंने ये जो टॉपिक है इसको सी एस एस पी एम एस के क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में इसको मैंने जो है यहाँ पे ले आउट किया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान यूएस रिलेशन में देखें, अगर सबसे एक और ज़रूरी बात, जब भी आपको कहीं पे नोट्स या कुछ भी मिलता है या आप अपने भी नोट्स बनाते हैं, सबसे पहले तो आपको इसमें अपने आप की प्रोफिशेंसी लेके आनी है कि आपको अगर एक बुलेट आपने लिखी है तो आपको उस बुलेट का एक पैराग्राफ बनाना आता हो या उस बुलेट की एटलीस्ट 2 to 3 लाइंस बनानी आती हो। दैट इज़ वेरी सिंपल एंड दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, डेली कोई ना कोई टॉपिक ले लें, कोई भी जनरल, जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे आपको तभी आपकी वोकैब अच्छी होगी, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस मेकिंग, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ठीक है। तो अब ये जैसे पाकिस्तान यूएस रिलेशन में भी मैंने हर जो हेडिंग है उसके अंदर सब हेडिंग्स को बुलेट पॉइंट्स में कवर किया है। अब वो हर बुलेट पॉइंट जो है उस पर आप एक छोटा सा 3 से 4 लाइनों का पैराग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है। और ये सब आएगा रीडिंग से, राइटिंग से, प्रैक्टिस से। तो वो जो जनरल्स, जो न्यूज़पेपर जर्नल्स आते हैं वर्ल्ड टाइम्स के, और आई उसके एक को इसमें 2-4 वेबसाइट्स हैं, सी एस एस पॉइंट हो गई, उनमें बड़े अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, उनको रीड आउट किया करें। दैट इम्प्रूव्स योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले बताना है, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर का पेपर है या करंट अफेयर का, तो आपको 2-4 अच्छे कैची वर्ड्स लिखने हैं, लाइक पाकिस्तान, always US used Pakistan as a scapegoat, या they are always at a crossroads। ठीक है। the relations are always on a bumpy road। तो इस तरह के एक दो कैची वर्ड्स के साथ आपको इंट्रोडक्शन में बताना है कि हमेशा से रिलेशन की नोयत कैसी रही है, कभी भी स्मूथ नहीं रहे, कभी भी एक वे में नहीं रहे। ठीक है। तो जैसा मैंने पहले लाइन में लिखा है, हिस्टोरिकली यूएसए यूज्ड पाकिस्तान एज अ स्केपगोट, रिलेशन रिमेन्स एट क्रॉस रोड्स ड्यू टू डाइवर्स इंटरेस्ट्स। ठीक है। हमेशा से पाकिस्तान और यूएस के इंटरेस्ट जो हैं वो डाइवर्स रहे हैं। ठीक है। हमेशा से साउथ एशिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं उस रीजन को, जिसका अफ़गानिस्तान में इतने साल बैठे रहने का मकसद अमेरिका का यही था, वो सारा लैंड लॉक्ड एरिया, वो जो है सेंट्रल एशियन स्टेट्स, उनके रिसोर्सेज को हासिल करना। ठीक है। वहाँ पर अपनी जगह, जैसे कि जो उन्होंने इराक में किया, तो ये पाकिस्तान को हमेशा अपने मकसद के लिए यहाँ पर यूज़ किया है और हमेशा से उसका इंटरेस्ट यहाँ पे ये रहा है। और पाकिस्तान का इंटरेस्ट मोस्टली इकोनॉमिकल होता था। पाकिस्तान हमेशा से इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी सिचुएशन में जो है वो डिपेंडेंट रहा है यूएस पे। तो इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप देखें, पाकिस्तान इंक्रीजिंग टिल्ट टूवर्ड्स चाइना, रशिया एंड अदर मेजर इस्लामिक स्टेट्स लाइक यूएई के किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो आपने इंट्रोडक्शन में क्या बताया कि हमेशा से रिलेशन जो हैं वो बम्पी रोड पे हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं। किस वजह से हैं? क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट डाइवर्स हैं। वो एक सुपर पावर है, उसके एक रीजन को होल्ड करने के इंटरेस्ट होते थे। हम एक डेवलपिंग स्टेट्स हैं, हमें अपनी इकोनॉमिक नीड्स, अपनी सिक्योरिटी नीड्स पूरी करनी है एक यूएसए ब्लॉक से, एक सिक्योरिटी पावर स्टेट से। ठीक है। और इसके अलावा वो मज़ीद रिलेशन अब तक ऐसे क्यों हैं? क्योंकि गुजरते हुए वक्त के साथ पाकिस्तान का
टिल्ट रशिया, चाइना और मिडल ईस्ट स्टेट्स की तरफ जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, जो कि यूएस को नागवार है, ठीक है, जिसकी वजह से रिलेशन जो है वो कभी भी एक स्मूथ पैनल पर नहीं आ सके। अच्छा, अब इसको हम अगर बेसिक से स्टार्ट करें, लिटिल बिट लुक ऑन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तो उसकी आप हेडिंग देंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को विद डेट्स विद ईयर्स करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान और सीएसएस में भी आपको 40-50 दोनों के मिला के 40 to 45 मार्क्स के एमसीक्यूज आ जाते हैं 20-20 मार्क्स के दोनों पेपर में। इसके अलावा आप जब भी सीएसएस पीएमएस के एस्पायरेंट हैं तो ऑब्वियसली 16-17 ग्रेड के सभी एग्जाम्स मोस्टली बच्चे देते हैं, उसमें ये डेट्स बहुत काम आती हैं, ठीक है। तो आप जो भी क्वेश्चन करें उसमें उसके इरा, उसके ईयर्स, उनके एक टाइम सीक्वेंस के साथ करें, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। और इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए भी जब आप ईयर्स मेंशन करते हैं तो ये बड़ा अच्छा एक इमेज आपका जाता है, ठीक है। तो 1954 जैसा कि हम सबको पता है सीटो सेंटो साइन किया पाकिस्तान ने यूएस के साथ, एक सिक्योरिटी अलायंसेस थे क्योंकि हम इनिशियली ही एक होस्टाइल नेबर से आज़ाद हुए थे इंडिया से, तो हमें हमेशा से सिक्योरिटी चैलेंजेस थे और उन्हीं के पेश नज़र हमने यूएस के साथ ये 2 सिक्योरिटी अलायंसेस किए, ठीक है। इन अलायंसेस का मतलब ये था कि हमने एक ब्लॉक ज्वाइन कर लिया और इंडिया उस वक्त भी हमसे अच्छा डिसीजन मेकर था, उसने नॉन अलाइन जो है वो पॉलिसी अपनाई, उसने किसी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया, जबकि हमने वाज़िया दुनिया को एक पैगाम दे दिया इन अलायंसेस को साइन करके दैट वी आर इन यूएसए ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद 1956 में प्रेसिडेंट एइसेनहोवर आते हैं और प्राइम मिनिस्टर सोहरवर्दी थे उस टाइम पे हमारे, तो यहाँ पर हमसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हम अपनी पेशावर एयर बेस, पेशावर एयर स्टेशन जो है वो उनके लिए लीज कर दें। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्यों है मेंशन करना कि यूएसए ने पाकिस्तान में जो सबसे पहला एयर बेस अपना ओपन किया था वो पेशावर बादाबर में था इन 1960, मई 1960। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, एक तो ये फर्स्ट यूएसए बेस है इन पाकिस्तान एयर बेस, और दूसरा यहीं पर हुआ था U2 इंसिडेंट, ठीक है। तो U2 इंसिडेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम बादाबर। अब U2 इंसिडेंट आप थोड़ा सा यूट्यूब में देख लीजिएगा। U2 इंसिडेंट था कि हम रशिया के ऊपर अमेरिकन कुछ प्लेन जो है वो स्पाई कर रहे थे, ठीक है, जो कि हमेशा से एक अनएथिकल है। तो जब वो स्पाई प्लेन जो है वो पकड़ा गया रशिया में, तो तब उसका जब ओरिजिन उन्होंने वो जानना कि ये कहाँ से आया है, तो वो हमारा बादाबर एयरबेस पाकिस्तान से था। सो दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर पाकिस्तान ऑल्सो, ठीक है। फिर आप उससे आगे 1965 पे आ जाएं, तो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ठीक है। तो उस वक्त अमेरिका ने दोनों पर जो है वो पाकिस्तान को आर्म्स एम्बार्गो दोनों पे लगा दिए। तो इंडिया को तो उस टाइम फर्क नहीं पड़ता था, यूएसए न्यू दैट कि इंडिया जो है वो डिपेंडेंट नहीं है सिक्योरिटी स्टेट में अमेरिका पे, लेकिन पाकिस्तान कंप्लीटली उस पर डिपेंडेंट था क्योंकि हमने 2 अलायंसेस साइन किए हुए थे उनके साथ, और उन अलायंसेस का मकसद ही ये था कि आप हमें हमारे मुश्किल वक्त में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी आर्मामेंट्स प्रोवाइड करेंगे। तो यूएसए ने ये एक हमारे साथ डिप्लोमेसी खेल के ये एम्बार्गो लगा के, तो हम 1965 की वॉर जो हम हारे थे, तो इसका बहुत बड़ा जो क्रेडिट जाता है, या आप कह लें कि जिसका जो रीज़न है वो अमेरिका है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए 1970 पे आ जाएं। अगेन क्योंकि हमें बिट्रे किया 1965 की वॉर में अमेरिका ने, तो पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता यूएस ब्लॉक से थोड़ा पीछे हटने लग गया। तो फिर जो है 1971 की वॉर आ जाती है, जिसमें अगेन हमारे साथ अमेरिका ने वही किया जो 1965 की वॉर में किया था। तो वो फिर कम्प्लीटली पाकिस्तान जो है वो इंडिया की तरह नॉन अलाइंड मूवमेंट में चला गया। फिर ओआईसी के साथ रिलेशन अपने अच्छे किए। ओआईसी के रिलेशन अच्छे करने का मतलब है तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने लगे, और फिर ग्रेजुअली हम सवेद के बहुत मतलब करीब हो गए। जैसा कि आपने देखा होगा भुट्टो दौर में वो रशिया भी गए थे, रशिया के साथ कुछ डील्स भी साइन की थी, और हमारे न्यूक्लियर जो पावर प्लांट हम बना रहे थे उसमें भी रशिया ने हमारी काफ़ी हेल्प की थी, ठीक है। तो अब क्योंकि उसके बाद आ जाता है 1977, भुट्टो दौर ख़त्म होता है, वो ज़िया साहब आ रहे हैं, और उस दौर में क्या हुआ, यूएसए ने पाकिस्तान पर सिमिंगटन लॉ
पास किया, ठीक है। सिमिंगटन लॉ पाकिस्तान पे तो स्पेसिफिकली नहीं किया था, लेकिन इसके पीछे भी अमेरिका जो है उसने क्योंकि ये बातें जो है वो अमेरिका तक ये चीज़ क्लियर हो रही थी कि पाकिस्तान जो है वो अब एटॉमिक बम बनने जा रहा है, ठीक है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो उन्होंने सिमिंगटन लॉ इसलिए पास किया कि जो भी कंट्रीज जो हैं वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को परसू कर रही हैं, उन कंट्रीज को अमेरिका एड नहीं देगा। तो ये अल्टीमेटली पाकिस्तान की एड रोकने के लिए, एंड वाई पाकिस्तान इज नाउ परसुइंग और मूविंग टूवर्ड और टिल्टिंग टूवर्ड रशिया और अरब स्टेट्स, तो ये एक पाकिस्तान को जो है वो डेटरेंस दिखाई गई कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम एड रोक देंगे, ठीक है। सो अगेन जो है वो पाकिस्तान को बिट्रे किया गया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आ जाए बहुत इंपॉर्टेंट इरा पाकिस्तान यूएस रिलेशन में। अच्छा, एक और चीज़, जो भी एक रिलेशन आप कर रहे हैं उसको कम्प्लीटली इरा के साथ मैंने पहले भी कहा करें, क्योंकि एक रिलेशन के पॉइंट आपको अगर आप पाकिस्तान यूएस करें तो बिलीव मी इसके बहुत सारे पॉइंट्स आप पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन में भी लिख सकते हैं, पाकिस्तान इंडिया रिलेशन में भी लिख सकते हैं। आप देखिए स्वेत का पॉइंट जो है वो स्वेत इन्वेडेड अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन में भी आएगा, ये पाकिस्तान यूएस रिलेशन में भी आएगा, और ये पाकिस्तान इंडिया रिलेशन में भी आएगा, क्योंकि इंडिया स्टिल अफगानिस्तान के साथ जो फॉर्मर गवर्नमेंट थी तब तक भी इंडिया के अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है, और वो वहाँ उसकी जो है एम्बेसीज को यूज़ कर रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है। तो आप जो भी रिलेशन करें उसको इस सेंस में करें कि हम इसके पॉइंट्स मल्टीपल रिलेशंस में यूज़ कर सकते हैं। चलिए 1979 पे आ जाएं, स्वेत इन्वेडेड अफगानिस्तान। जब स्वेत ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया उससे पहले हम देख चुके हैं कि अमेरिका का जो है वो हमारे साथ रिलेशन बहुत वर्स्ट हो गया था, हमारी एड भी बंद कर दी गई थी। तो पाकिस्तान जब जैसे ही अफगानिस्तान ने वहाँ पे इन्वेड किया तो अमेरिका को पता चला, अमेरिका को ये लगा कि पाकिस्तान ही अब वो वाहिद स्टेट है जो जिसका बॉर्डर यहाँ पे है और जो हमें हेल्प आउट कर सकता है यहाँ से कम्युनिस्ट रेजीम को निकालने में, ठीक है। तो उसने पाकिस्तान को यूज़ किया। हमारे यहाँ पे अयूब इरा था, सॉरी ज़िया की रेजीम थी, तो उन्होंने पाकिस्तान ने भरपूर उनका साथ दिया जब उन्होंने हमें वार्मली यूज़ करने की वो पेशकश की। तो पाकिस्तान एज अ फ्रंट लाइन स्टेट वॉर अगेंस्ट कम्युनिज्म में यूएसए के साथ लड़ा। पाकिस्तान को इस लड़ाई के इवज़ 3.2 बिलियन एड भी मिली, क्योंकि यहाँ से हमारी एयर बेसिस यूज़ हो रही थी, हमारे जवान जो हैं वो यूएसए के लिए लड़ने वहाँ पर गए, ठीक है। तो इन सब के एवज़ हमें $3.2 बिलियन एड मिली 1998 में। इंडिया ने अच्छा, अब यहाँ तक हमारे फिर 1977 से आगे ऑनवर्ड ज़िया रजीम 88 में ख़त्म होती है, उसके बाद तक हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं यूएसए के साथ। फिर जब यहाँ से स्वेत जैसे ही निकल जाते हैं उसके बाद दोबारा से यूएसए जो है वो अपने बिल्कुल पहले वाला स्टांस जो है वो हमें दिखाना शुरू कर देता है। 1998 में इंडिया जब न्यूक्लियर डिवाइस एक्सप्लोर करता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे यहाँ पे नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो नवाज शरीफ भी रिस्पॉन्ड करते हैं उससे अपने न्यूक्लियर एक्सपोजन से कि पाकिस्तान इज़ ऑल्सो न्यूक्लियर स्टेट, ठीक है। तो उस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट क्लिंटन जो हैं यूएसए के, वो सैंक्शंस इम्पोज कर देते हैं, और ये छोटे छोटे टर्म्स आपको याद रखनी चाहिए। सैंक्शंस इम्पोज करते हैं अंडर ग्लेन अमेंडमेंट, ठीक है। ग्लेन अमेंडमेंट के अंडर सैंक्शंस इम्पोज की जाती हैं। तो उन सेक्शन से क्या होता है कि पाकिस्तान को काफ़ी इकोनॉमिकली जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ा, काफ़ी ऑयल एम्बार्गोज जो हैं वो लगे, पाकिस्तान को ऑयल जो है वो फिर डिफरेंट मेथड्स वेज के ज़रिए दूसरी कंट्री से लेना पड़ा, क्योंकि हम पे सेक्शंस थी बिल्कुल जैसे आज ईरान पे हैं। ईरान तो फिर भी बहुत अच्छी कंडीशन में खड़ा है, हम एक ऑलरेडी डेवलपिंग वीक स्टेट थे, ठीक है। उसके बाद फिर जब सैंक्शंस के बाद 2 साल हमारे रिलेशन जो हैं वो इस तरह ही रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, लेकिन फिर 9/11 आता है, और जब 9/11 होता है अमेरिका में, तो फिर अमेरिका को दोबारा से, क्योंकि इसका वो एक्यूज़ करते हैं तालिबान को कि उन्होंने ये जो है यूएसए में करवाया, तो उनको दोबारा से अफगानिस्तान पे होल्ड करने के लिए और तालिबान से बदला लेने के लिए उनको दोबारा से पाकिस्तान की ज़रूरत है, ठीक है। अब फिर पाकिस्तान में एक मिलिट्री जनरल की हुकूमत है और वो उसके पास आते हैं, और वो मिलिट्री जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो सारा कोर्स था उसको रिवर्स करते हैं, और वॉर ऑन टेरर में बिल्कुल स्वेत इन्वेजन के टाइम की तरह फ्रंट लाइन स्टेट की तरह लड़ते हैं यहाँ पर, और पाकिस्तान से सैंक्शंस भी ख़त्म हो जाती हैं और पाकिस्तान को 20 बिलियन एड भी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं
2005 से ऑनवर्ड 2005 से ऑनवर्ड अगर हम अभी तक भी देखें तो स्टिल बम्पी रोड पे हैं रिलेशंस। उसके बाद जो है वो एक बड़ा वर्स्ट टाइम देखा पाकिस्तान ने। क्यों? पाकिस्तान में 2005 ऑनवर्ड जब हम वॉर ऑन टेररिज्म में थे तो पाकिस्तान में टेररिज्म की वेव भी पीक पर चली गई। क्लाशनकोफ कल्चर, पाकिस्तान में टेररिस्ट सेंचुरीज, ये सब हमें देखने में मिलता है। अच्छा, उसके 2005 ऑनवर्ड ये सब क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि पाकिस्तान से ड्रोन अटैक्स कराए यूएसए ने, ठीक है। उन ड्रोन अटैक्स का सबसे बड़ा तो ये था कि जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के में आकर किसी दूसरी कंट्री की सॉइल पे ड्रोन अटैक्स करती है तो इट्स मीन कि आपने अपनी सोवरेनिटी जो है वो गिव अप कर दी है, ठीक है। हमारी सोवरेनिटी वायलेट की यूएसए ने। सोवरेनिटी इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, इस पे वीडियो ज़रूर देखिएगा सोवरेनिटी क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। लेकिन सोवरेनिटी को अगर आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो इसका मतलब ये है सोवरेनिटी एक स्टेट की आज़ादी है कि उसकी जो हदूद हैं, उसकी जो उसकी स्टेट के अंदर जो उसकी चीज़ें हैं उसको कोई बाहर की स्टेट जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकती उसकी इजाज़त के बगैर, ठीक है। वो अपने फैसलों में आज़ाद है, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में बताऊं, वैसे अगर आप इसको समझेंगे तो ये बड़ी ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। तो जब कोई दूसरी कंट्री किसी दूसरी स्टेट पे आकर किसी सॉइल यूज़ करती है, चाहे उसकी एयर बेसिस यूज़ करती है या वहाँ पर ड्रोन अटैक्स करती है, तो ये बहुत स्ट्रिक्ट वायलेशन है उसकी सोवरेनिटी की। तो हमने अपनी सोवरेनिटी भी गंवाई और हमने अपने बहुत से जवान भी गंवाए। पाकिस्तान में टेररिज्म को जो है वो इस चीज़ ने इंक्रीज दिया, ठीक है। और ड्रोन अटैक्स जहाँ पे होते थे, क्योंकि ड्रोन अटैक से सिर्फ वहाँ पे जिस दहशतगर्द के लिए ड्रोन अटैक किया जाता है सिर्फ वो नहीं मरता, इर्द गिर्द बहुत से मासूम लोग भी मर जाते हैं जिनकी फैमिलीज फिर अल्टीमेटली बदला लेने के लिए, या आप कहें उनका तो कुछ भी नहीं बचता, उनके घर भी बर्बाद हो जाते हैं, तो वो फिर उस मुल्क की गवर्नमेंट से बदला लेने के लिए वो भी आर्मामेंट्स उठा लेते हैं और वो अपनी कंट्री के साथ मजीद लॉयल्टी नहीं दिखाते। तो यही सीन हुआ पाकिस्तान में जिन इलाकों में ड्रोन अटैक्स हुए, पेशावर, बलोचिस्तान या ये ट्राइबल एरियाज आप देखें तो वहाँ के लोग जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट के किसी डिसीजन पर जो है वो आमादा नहीं होते। हमारी जैसे सी पैक पे आप देखें तो बलोचिस्तान के बहुत से ग्रुप्स हैं जो सबसे ज़्यादा हमले करते हैं। आर्मी स्कूल के ऊपर जो हमला हुआ, ये सारे जो एक्शंस हैं ये दिखाते हैं कि ये लोग हमारी गवर्नमेंट या हमारे लोगों से कितने नाराज़ हैं या बदला लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ड्रोन अटैक्स जो हैं ये पाकिस्तान में 2005 के बाद शुरू होते हैं और पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाता है। ड्रोन अटैक्स भी कर रहे हैं, हमारी एयर बेसिस भी यूज़ कर रहे हैं, हमारे जवान भी मुजाहिदीन की तरह लड़ रहे हैं और स्टिल दे आस्क टू डू मोर, ठीक है। उनका यही उनके लीडर्स कहते रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एड ले रहा है लेकिन उतना नहीं कर रहा जितना हम डिमांड कर रहे हैं। और पाकिस्तान को एक्यूज भी करता रहा कैटेगोरिकली कि पाकिस्तान सेफ हेवन दे रहा है तालिबान को, ठीक है। तो क्योंकि 2005 में अफगानिस्तान में जो है वो तालिबान जो थे वो स्टिल थे वहाँ पे। तो पाकिस्तान जो है जब तालिबान की वहाँ पे रजीम थी तो पाकिस्तान ने उनको रिकॉग्नाइज किया था, जैसा कि आज भी किया है 2021 में। तो स्टिल उस टाइम पे भी क्योंकि पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज कर लिया था तो वो पाकिस्तान को ब्लेम करते थे कि आप तालिबान को सपोर्ट करते हैं और इनको यहाँ पे सेफ हेवन भी दे रहे हैं। इन अक्टूबर 2009 में पाकिस्तान को कैरी लुगर बिल के अंडर $7.5 बिलियन नॉन मिलिट्री एड मिली और जिसका वादा था कि अगले 5 साल मिलती रहेगी। अगेन ये एक छोटी सी टर्म है कैरी लुगर बिल और इसके अंडर कितनी अमाउंट पाकिस्तान लेता रहा वो अमाउंट भी आपको पता होनी चाहिए। और ये जो डिसबर्समेंट ऑफ एड थी, यानी कि जो एड मिलनी थी, ये कंडीशनल थी, ठीक है। अगेन वही बात बिल्कुल आईएमएफ वाली, वो कैसी एड है? वो एड दे रहे थे एक कुछ शराइत की बुनियाद पर कि ये चेंजेस आप करेंगे, हमारी बात इस पर्सपेक्टिव में मानेंगे तो ये एड आपको मिलेगी। अच्छा, उसके बाद देखिए 2011 में बड़ा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाकया होता है रेमन डेविस वाला। इसको थोड़ा सा आपने यूट्यूब से देख लेना है। रेमन डेविस एक आसान बात में समझाऊं तो CIA एजेंट था जिसने पाकिस्तान में लाहौर में 2 बंदों को मारा। लेकिन अमेरिका ने क्लेम किया क्योंकि ये हमारा डिप्लोमेट है और किसी भी जगह पर ये लॉ है, जो डिप्लोमेट होता है उसको, वो जिस कंट्री में उससे कोई जुर्म हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, वो कंट्री उसको सजा नहीं दे सकती, आपको उसकी होस्ट कंट्री में वापस भेजना होता है। तो अमेरिका ने उसको वापस बुलवाया और पाकिस्तान ने दे दिया, ठीक है। ये बहुत बड़ी ज्यादती थी। उसने 2 बंदों को जो कि मासूम थे, उनका कोई कसूर नहीं था, उनको उसने खुलेआम कत्ल किया और वो वापस भी चला गया। मई 2011 में यूएसए, जबकि वहाँ पे बराक ओबामा की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को मारा, ठीक है।
तो वहाँ से क्या होता है, हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बड़े उसके बाद स्ट्रेंड हो जाते हैं, और पाकिस्तान बड़ा वर्ल्ड वाइड जो है वो बड़ा, पाकिस्तान का इमेज बुरा गया कि इतना बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान में पनाह लिए हुए था, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ की गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट को ना पता हो। ठीक है, तो जी एक जो अमेरिका है वो बड़ा एक हीरो सुपर पावर बन गया कि उसने कहाँ बैठ के पाकिस्तान से एक दहशतगर्द को पकड़ के मार दिया। ठीक है, तो अगेन अमेरिका की वजह से पाकिस्तान जो है वो इस फेज से गुजरता है। उसके बाद आप देखें पाकिस्तान यूएस रिलेशन जो हैं वो दोबारा से बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। कब? जब अगेन एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के 24 सोल्जर जो हैं वो मारे जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान गवर्नमेंट उसके बाद ऑर्डर करती है यूएस, अच्छा जब उनके 24 सोल्जर मारे जाते हैं तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑर्डर करती है यूएस आर्मी को कि यूएस आर्मी को कि आप हमारी सलाला एयरबेस को जो है वो खाली करें, जहां से आप तालिबान पर जो है वो एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने 24 जवान उस एयर स्ट्राइक की वजह से गवा देता है। तो उसके बाद उनको कहा जाता है कि आप हमारी एयरबेस जो है वो खाली करें। और फिर 2014 में ऑपरेशन ज़रब अज़ब स्टार्ट हो जाता है, जो उसमें अमेरिका हमें काफ़ी एड भी देता है, हमारी हेल्प भी करता है, सपोर्ट करता है, लेकिन ऑपरेशन ज़रब अज़ब जो है उससे अल्टीमेटली पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जो मिलिटरीली या मिलिटेंसी का जो कल्चर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आम हो गया था, वो ऑपरेशन ज़रब अज़ब से काफ़ी हद तक इन ट्राइबल रीजन से और बलोचिस्तान जैसे प्रोविंसेस से कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 2017 से अगर आप देखें तो आ जाते हैं जी, तब प्रेसिडेंट ट्रंप आ जाते हैं यूएसए में। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं उसके बाद तो हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ वर्स्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो हैं एक तो वो बड़े नेशनलिस्टिक थे, और पाकिस्तान को उन्होंने टू डू मोर का मंत्रा बहुत ज़्यादा दिया, और बहुत कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स किए, और अपनी एड को बार बार सुनाया, और हम उनको धोखा दे रहे हैं, हम जो हैं वो सेफ हेवंस दे रहे हैं टेररिस्ट को, या आप इन पॉइंट्स को पढ़ लेना। फिर हम इनके ट्वीट्स के रिस्पॉन्ड में तब हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि हमने 75,000 प्लस कैजुअलिटीज जो हैं वो हमने हमारे मुल्क ने देखी, $125 बिलियन जो हैं हमारे वेस्ट हुए हमारी इकोनॉमी के, स्टिल यू पीपल आर सेइंग दैट वी हैव डिडंट डू एनीथिंग, और आपने हमारे ग्राउंड और हमारी एयर बेसिस भी फ्री यूज़ की, जो कि एक स्ट्रिक्ट वायलेशन थी हमारी सुवरेनिटी की। अच्छा, ये सारे तो वो हो गए जो कि बताते हैं कि वाई यूएस एंड पाकिस्तान रिलेशंस रिमेन्स कोल्ड और रिमेन वर्स्ट और रिमेन ऑन बम्पी रोड। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको ये बताते हैं। इसके बाद ज़रूरी है देखना कि बायलेटरल कोऑपरेशन के एरियाज कौन से हैं, आखिर हमारा रिलेशन तो एग्जिस्ट करता है ना, वो किन बेसिस पे करता है, तो वो हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले बायलेटरल इकोनॉमिक रिलेशंस। हमेशा से इकोनॉमिक रिलेशंस हमारे यूएसए के साथ हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान पॉपुलेशन में 6th लार्जेस्ट कंट्री है और 40th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और यूएसए के लिए पाकिस्तान एक लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है ड्यू टू फेवरेबल डेमोग्राफिक्स। हमारे डेमोग्राफिक्स यूएसए के लिए बड़े फेवरेबल हैं, तो हमारे पास चारों किस्म के मौसम आते हैं, तो यूएसए की तमाम चाहे वो ईटेबल प्रोडक्शंस हों या दूसरी प्रोडक्शंस हों, उसके लिए एक बड़ी अच्छी मार्केट है यूएसए की पाकिस्तान। नंबर 2, यूएस सिविलियन असिस्टेंस। तो पाकिस्तान हमेशा अच्छे बुरे वक्त में यूएसए ने पाकिस्तान को चाहे कंडीशनल चाहे अनकंडीशनल एड दी है, सिविल असिस्टेंस दी है, इसलिए भी ये भी हमारे बायलेटरल कोऑपरेशन में आता है। यूएस पाक सिक्योरिटी कोऑपरेशन, सिक्योरिटी असिस्टेंस दी है पाकिस्तान को, और ये सिक्योरिटी असिस्टेंट जो है वो पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तान ने अब तक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस बनाए हैं, चाहे वो ज़रब अज़ब है या इस तरह के एक दो और हैं, मुझे अभी नाम नहीं आ रहे, फाटा रीजन में बहुत से चले हैं, तो उसमें पाकिस्तान को यूएसए ने सिक्योरिटी असिस्टेंस दी है हमेशा। अच्छा, अब पाकिस्तान के रिजर्वेशंस क्या हैं अमेरिका से, जिनकी कोई मतलब जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा अपने जो है वो अमेरिका से थोड़ा रिस्ट्रेन हो जाता है। क्या? अमेरिका हमेशा उसको टू डू मोर का मंत्रा देता रहता है। ठीक है, चाहे वो जितना भी कर ले, जैसे कि आपने पहले देखा है, तो वो उनके प्रेसिडेंट, इसको डू मोर मंत्रा में आप कुछ भी लिख सकते हैं इसकी हेडिंग देके, कि उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो हमेशा पाकिस्तान से डू मोर डिमांड करते हैं, पाकिस्तान को एड्स का या वो सब जो है देकर कंडीशनल बेस पे पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की सुवरेनिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट आप ड्रोन अटैक्स का लिख के इसमें भी 2-4 लाइनें लिख सकते हैं कि पाकिस्तान की सॉइल को यूज़ किया ड्रोन अटैक्स
के लिए, और एक बहुत ज़्यादा ड्रोन अटैक्स किए, और सिंगल 2010 के अंदर ही अमेरिका ने पाकिस्तान में 128 ड्रोन अटैक्स जो हैं वो किए। ठीक है, इसके अलावा यूएस इंडिया क्लोज डिफेंस टाइज, ये भी पाकिस्तान का एक रिजर्वेशन है। ठीक है, इंडिया जो हमारी एक होस्टाइल स्टेट है, उसके साथ यूएसए के बढ़ते हुए ताल्लुकात जो हैं वो अगेन पाकिस्तान के लिए खतरा है हमेशा से। 2015 में यूएस इंडिया के साथ सिविल डिफेंस डील साइन करता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा यूट्यूब से। सिविल डिफेंस डील यही है कि किसी भी स्टेट को सिविल डिफेंस डील अगर कोई स्टेट साइन करती है तो उसको न्यूक्लियर जो है वो न्यूक्लियर आर्मामेंट सिविल पर्पसेस के लिए वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये अगर पाकिस्तान ने कहा कि हमें भी सिविल डिफेंस डील जो है हमारे साथ की जाए, तो वो अमेरिका ने मना कर दिया। ठीक है, तो ये सीधी सीधी जो है वो एक उनकी बाइस्ड वो एक्शन है। ठीक है, वाई देर इज लैक ऑफ प्रोफेंडिटी इन पाकिस्तान यूएस रिलेशन, इसको भी थोड़े से लफ्जों में आप बड़ा इजीली बता सकते हैं अगर आपने टॉपिक पूरा पढ़ लिया कि हमेशा से पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन ऐसे क्यों है, उसमें प्रोफेंडिटी क्यों है, तो उसमें ट्रस्ट डेफिसिट है। ठीक है, यूएसए जो है वो किसी भी एक्शन में पाकिस्तान को पहले कॉन्फिडेंस में नहीं लेता, जैसे कि वो चाहे उसामा बिन लादेन की किलिंग है पाकिस्तान में या मुल्ला अख्तर मंसूर की किलिंग है, तो पहले से पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लिया होता तो पाकिस्तान वुड हैव मोर स्टेटमेंट्स टू गिव टू द वर्ल्ड, और हमें वो एम्बेरसमेंट फील ना करनी पड़ती। ठीक है, उस एम्बेरसमेंट से गुजरना ना पड़ता, पाकिस्तान को पता होता कि अमेरिका जो है ये एक्शन करने जा रहा है। ठीक है, नंबर 2, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इन वेरियस केसेस। अब दोनों का इंटरेस्ट जो है वो क्लैश करता है, चाहे वो सीपैक है, अमेरिका उसको अपोज करता है, कैटेगोरिकली उसको अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देता है। इवन जब लास्ट टाइम पाकिस्तान को आईएमएफ की एड चाहिए थी, आईएमएफ का सबसे बड़ा स्पॉन्सर जो है वो यूएसए करता है, तो यूएसए ने साफ कहा कि अगर आपको ये चाइनीज़ लोन वापस करने के लिए इंस्टॉलमेंट चाहिए तो इस शर्त पे आपको इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे प्रूफ देना होगा कि आप इसमें चाइनीज़ लोन वापस नहीं करेंगे। अगेन चाइनीज़ लोन से उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सीपैक का हिस्सा है। पाकिस्तान रशिया बायलेटरल टाइज जो बढ़ती हुई हैं, हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज जॉइंटली हो रही हैं, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़े अरसे बाद यहाँ से कोई रशिया गया, उनका रशिया जाना, और अब तो यूक्रेन और रशिया वाला जो चैप्टर है उसमें फिर जो है ये दो साइड्स जो है वो पोलर साइड्स पे आई हुई हैं, यूएसए और रशिया। जो यूक्रेन की रशिया को सही कह रहा है वो यूएस के अगेंस्ट है, और जो रशिया को गलत कह रहा है यूएसए कह रहा है दे आर विद अस। ठीक है, तो उसमें भी रशिया जो है हमें उसी एंगल से देख रहा है कि हम यूएस हमें इस एंगल से देख रहा है कि हम रशिया के साथ दे रहे हैं। और पाकिस्तान की रिकग्निशन तालिबान रजीम की सबसे बड़ा एक और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, हमने तालिबान रजीम को अगेन रिकग्नाइज किया है, दैट इज नॉट एब्जॉर्बेबल फॉर यूएसए। ठीक है, तो एक और यूएसए क्योंकि जो है कैटेगोरिकली जो है वो इसको निगेट कर रहा है, इसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा तालिबान रजीम को, और पाकिस्तान क्योंकि वो हमारे नेबर में है, हम पाकिस्तान ने उसको रिकग्नाइज किया है फॉर इट्स ओन सेफ्टी, हमारी बॉर्डर सेफ्टी के लिए या हमारी बायलेटरल ट्रेड रिलेशंस को पीसफुल रखने के लिए। ठीक है, कंक्लूजन जो है वो उसमें एक दो लाइनें आप जब इस पूरे टॉपिक को पढ़ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कंक्लूजन में एक दो लाइनें खुद से लिख सकें। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। प्लीज़ समझ आई है तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मज़ीद डालूं। कहाँ पर मैं लैग करती हूँ, आपको सही से समझ नहीं आती, वो भी बताएं। और प्लीज़ अपने इस जर्नी में एक बात जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं है लेकिन नमाज ज़रूर पढ़ा करें। नमाज जो है वो आपके हर काम का जो है ना अल्लाह ताला आपको एक उस सांचे में डाल देता है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके रास्ते आसान कर देता है। ठीक है, तो नमाज ज़रूर पढ़ें, अल्लाह पर तवक्कल करें और अपना स्टडी जो है ना उसको डाइवर्स करें। ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ा करें, और हर इस तरह की, ये नहीं मेरी, इस तरह की हर वीडियो जो CSS PMS के किसी टॉपिक को आपके हिट करती है उसको ज़रूर रीड आउट करें।